जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो बच्चों एक आपके लिए एक बहुत ही शानदार और जानदार वीडियो लेकर के आए हुए हैं, जो कि सोशल साइंस का सेट थर्ड है। यहाँ से कई प्रश्न आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि 7 जनवरी से जो SEA 2 का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आज हम लोग सेट थर्ड के उन सभी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। तो अगर हमारे चैनल में आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, ठीक है। तो बच्चों आइए हम लोग सबसे पहले जो सेट थर्ड के क्वेश्चन है उनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जो खंड 1 के प्रश्न होते हैं, जो कि 1 से लेकर के 30 तक जो MCQ प्रश्न होते हैं, उन सभी MCQ प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। इसके पश्चात हम लोग जो खंड B और खंड C-D के प्रश्न है, ठीक है, उनको हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों का आंसर देखेंगे। तो बच्चों आइए हम लोग खंड A के जो 30 MCQ प्रश्न है उनको पहले हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है, ठीक है, सबसे पहला जो प्रश्न आपके पास में है, ठीक है, तो कह रहे 1848 में किस फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा। कितने अच्छे प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चे कि 1848 ईस्वी में किस फ्रांसीसी कलाकारों ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। कितने चित्रों की कहोगे सर? 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी जिसमें उन्होंने अपने सपनों का एक संसार रचा था, ठीक है। तो कौन थे? फ्रेडरिक सरियो या फिर क्लॉद माने, अगस्टस कोमेटे या फिर अगस्टस रोडिन। तो कहोगे सर उसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक सरियो। प्रश्न संख्या 2, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने किसने? तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए निम्न से कौन से कदम उठाए। तो बच्चों हमने आप सभी को पढ़ा के रखा है, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान पैदा करने के लिए क्या क्या किए गए थे, ठीक है। देखिए सबसे पहला में दिया गया है कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई थी। कहोगे सर बिल्कुल सही। आपने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाए, ये भी सही थे, ठीक है। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क को समाप्त कर दिया गया, बिल्कुल ये भी सही कह रहा है, मतलब ऑल हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, कह रहे जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई थी। देखिए बच्चों जर्मनी के जो एकीकरण है उनके लिए बिस्मार्क जो थे, ठीक है, उसमें काफ़ी अहम भूमिका थी। उसने कौन सी अपनी अपनाई थी? तो कहोगे सर खड़क, खून और खड़क की जो नीति है उसको अपनाया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है बच्चों हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। देखिए हिंद स्वराज, तो जब भी हिंद स्वराज की बात हो तो एकदम एक चीज़ रट लीजिए, ठीक है। कई बार प्रश्न इसको पूछा गया है, हिंद स्वराज मतलब भारत, ठीक है, और भारत का मतलब महात्मा गांधी। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो बेहिचक कहोगे सर महात्मा गांधी ने किया है, ठीक है। किसने किया है? तो महात्मा गांधी ने किया है। किसने किया है? महात्मा गांधी ने। अगला, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, ठीक है, इनकी सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो कहोगे सर वर्दोली की महिलाओं ने दिया था। किसने दिया था? वर्दोली के महिलाओं ने दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ऑप्शन में दिया है खेड़ा आंदोलन, इसके बाद है बारदोली आंदोलन, फिर है चंपारण आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा खेड़ा आंदोलन। कौन सा हो जाएगा? खेड़ा आंदोलन, ठीक है। जबकि बारदोली आंदोलन में जो है वहाँ की जो महिलाओं थी उनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था। क्या दिया था? सरदार की उपाधि दिया था, ठीक है। चंपारण आंदोलन सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले चंपारण आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने शुरू किया था। किसने किया था बच्चों? महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। कब किया था? तो 1917 ईस्वी में। जब 1915 ईस्वी में, ठीक है, जब 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत पहुंचे तो सबसे पहले चंपारण पहुंचे थे किसान राजकुमार के आह्वान पर। किसके आह्वान पर? राजकुमार के आह्वान पर ये चंपारण पहुंचा था, और वहाँ पे पहुंच करके तिनकठिया प्रणाली से जो किसान परेशान थे उन तिनकठिया प्रणाली को समाप्त किया था, ठीक है। चलिए, ब्रिटेन की सरकार ने भूस्वामी के दबाव में आकर निम्न से किसके आयात पर पाबंदी लगा दिया था। यानी कि जो ब्रिटेन की सरकार थी, ठीक है, वो भूस्वामियों के दबाव में आकर निम्न से किसके आयात पर पाबंदी लगा दिया था। तो कहोगे सर मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दिया था, ठीक है। और जिसके कारण से क्या हुआ कि ये पाबंदी जो लगाया था इनको पुनः फिर इसको वापस लेना पड़ा, क्योंकि इसके कारण काफ़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी, और जो था ब्रिटेन में क्या था कि हाहाकार मच गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1890 के दशक में अफ्रीका में मवेशियों में फैलने वाली कौन सी बीमारी थी।
देखिए बच्चों 1890 के दशक में अफ्रीका में रेंडरपेस्ट नामक एक बीमारी फैली थी। कौन सा? तो कहोगे सर रेंडरपेस्ट नामक, ठीक है, रेंडरपेस्ट नामक एक बीमारी फैली थी। यह पशुओं में प्लेग की तरह फैलने वाली बीमारी थी, जिसके कारण क्या था, 90% पशु जो थे वो मर गए थे, जिनके कारण किसानों की जो दशा थी वो काफ़ी खराब हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों रेंडरपेस्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 19वीं शताब्दी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? किस सदी की बात कर रही? तो 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन में सर्वाधिक गतिशील उद्योग कौन से थे? तो कौन से थे बच्चों? तो कपास और धातु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर कह रहे किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, यह सबसे बड़ा तोहफा है। यानी किसने कहा था कि मुद्रण जो है ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और यह सबसे बड़ा तोहफा है? तो किसने कहा था बच्चों? तो ये मार्टिन लूथर ने कहा था। ठीक है, किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। गुटेनबर्ग जो था सबसे पहले छापाखाना का आविष्कार किया था और सबसे पहले उसने क्या छापा था? तो कहोगे सर बाइबिल छापा था। ठीक है, याद रखिएगा बाइबिल। अगला ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा के अत्याचारों पर 1871 में कौन सी पुस्तक लिखी थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ज्योतिबा फुले ने जाति प्रथा के अत्याचारों पर 1871 में एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक का नाम क्या था? तो याद रखोगे गुलामगिरी। क्या था? गुलामगिरी। नेक्स्ट समयावता के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है, उसके नाम क्या है? अब समझिए, समयावता के आधार पर जो संसाधन है उसको 2 भागों में नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में बांटा गया। आप कहोगे सर नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसे संसाधन जिनकी पुनः पूर्ति होती रहेगा, ठीक है, यानी होती रहे, ठीक है, यानी जिसका भंडार जो है वो असीमित है। जैसे फॉर एग्जांपल वायु, मृदा, ठीक है, जिसका हम लोग एक बार उपयोग करने के बाद उसको पुनः समाप्त नहीं होता है। और अनवीकरणीय का मतलब होता है जिनका नवीकरण ना हो सके, मतलब ऐसे संसाधन जिनका भंडार सीमित हो, जिसका लगातार उपयोग करने से एक समय ऐसा आएगा जब इसको समाप्त किया जा सका, समाप्त हो जाएगा, अन्यथा उसका पुनर्निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों तो कोयला, पेट्रोलियम। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है पवन द्वारा मैदान या ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप समझिए, पवन के द्वारा, किसके द्वारा? पवन के द्वारा ढालू क्षेत्र यानी जहाँ ढालदार क्षेत्र होते हैं, मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पवन अपर्दन, वनोन्मूलन, परतदार अपर्दन, चादर। ये तो होगा नहीं सब, मतलब अब यहाँ पे अपर्दन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लुप्त प्रजातियाँ हैं? आप समझिए बच्चों, जो लुप्त प्रजातियाँ हैं, ठीक है, जो लुप्त प्रजातियाँ यानी कि जो समाप्त होने वाली प्रजातियाँ हैं, तो इनमें से कौन सी है? एशियाई चीता, या तो गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी उल्लू, इनमें से सभी। तो यहाँ बच्चों ये सारे हो जाएंगे इनमें से सभी, यानी ये सभी जो प्रजातियाँ विलुप्त हो गए हैं, जो कि अब बहुत कम ही दिखाई देते हैं या तो फिर ना के बराबर दिखाई देते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं? यानी जैव विविधता, ठीक है, जीवों में विविधता को ही क्या कहते हैं? जैव विविधता। ठीक है, कम करने वाले जो महत्वपूर्ण कारक है कौन कौन है, किन किन कारणों के कारण जैव विविधता जो है वो कम हो रही है? तो वन्य जीव के आवास का विनाश, बिल्कुल। वन्य जीव को मारना या शिकार करना, बिल्कुल, ये भी सही है। पर्यावरण प्रदूषण या दवानल, ये भी सही है। उपरोक्त सभी, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा एक करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए बच्चों, कह रहा है इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है? ठीक है, महानदी, हीराकुंड परियोजना, बिल्कुल, यानी जो हीराकुंड परियोजना है महानदी पर बंधा हुआ है। ठीक है, दूसरा है टाका, भूमिगत जल टैंक है, ये भी सही है। इल्तुतमिश, हौज खास, ये भी सही है। गंगा, भाखड़ नागल परियोजना, मतलब ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगला, कह रहा है मानसून के आगमन के साथ जो फसलें बोई जाती है वे किस फसल के अंतर्गत आती है? तो बच्चों आप लोग को पता है कि जो खरीफ फसल होते हैं उसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, तो खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन से होते हैं? कहोगे सर धान, मक्का, ठीक है, ये सब क्या है? तो कहोगे सर खरीफ फसल, यानी जिसे वर्षा ऋतु में उगाया जाता है। आप लोग तुरंत दिमाग में लगाओगे कि किस फसल को वर्षा के दिनों में उगाया जाता है। ठीक है, तो जो फसल वर्षा के दिनों में उगाया जाएगा उसको हम लोग खरीफ फसल के नाम से जानते हैं। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में ऊर्जा के साधनों में से किस प्रकार की ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है? यानी कहाँ पे बात हो रही है बच्चों? तो भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में
ऊर्जा के साधनों में, ठीक है, किस प्रकार की ऊर्जा सबसे तेजी से हो रही है? तो आज भी सबसे ज़्यादा जो तेजी से हो रही है वो सौर ऊर्जा हो रहा है, ठीक है। ना ये प्रदूषण करता है और ना ही किसी प्रकार की अधिक समस्या है, ठीक है। जब तक सूर्य रहेगा तब तक इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है? तो यह एक नवीकरणीय ऊर्जा, याद रखिएगा, यह एक नवीकरणीय ऊर्जा है। लोहा तथा इस्पात उद्योग को किस प्रकार के उद्योग के रूप में भी जाना जाता है? देखिए, जो लोहा और इस्पात है बच्चों, ठीक है, इसके उद्योग को किस प्रकार के उद्योग से जाना जाता है? तो इसको एक आधारभूत उद्योग के रूप से हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा को बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर रहे हैं? कहाँ की बात हो रही है? बेल्जियम में, ठीक है बच्चों। बेल्जियम में अल्पसंख्यक के रूप में किस भाषा को बोलने वाले लोग तुलनात्मक रूप से जो है अधिक समृद्ध और ताकतवर रहे? तो कौन थे? फ्रेंच। श्रीलंका में अधिकांश सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानने वाले हैं? अब समझिए, श्रीलंका में जो अधिकांश सिंहली भाषी लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण शासन की सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है? अब समझिए, किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण जो शासन की सत्ता होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है? तो एकात्मक सरकार में ऐसा होता है, ठीक है। जबकि संघात्मक सरकार में जो होता है उसका विभाजन होता है, ठीक है, केंद्र सरकार राज्य सरकार के अंतर्गत। तो यहाँ पे हो जाएगा एकात्मक सरकार। इनमें से कौन संघ सूची के विषय? देखिए बच्चों, इनमें से कौन संघ सूची के विषय है? तो पुलिस, व्यापार, कृषि। देखिए कृषि, ठीक है। अगर मान के 2 आप नहीं जान रहे तो कृषि जान रहे हैं। कृषि किस विषय का सूची है? तो कहोगे सर ये राज्य सूची का है। किस सूची का? तो राज्य सूची का। राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, तो किसके पास है? तो कहोगे सर राज्य सरकार के पास होती है। दूसरा है प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग। ये सारा जो है वो संघ सूची का विषय है, ठीक है। किस सूची का? संघ सूची का विषय। अब समझिए, संघ सूची के अंतर्गत आने वाले जो विषय होते हैं उनमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास होता है। लेकिन क्या है? संघ सूची ना जी, हम समवर्ती सूची समझ के बोल रहे थे। तो संघ सूची में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र सरकार के पास होता है बच्चों। किसके पास? केंद्र सरकार के पास होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए शिक्षा, वन, विवाह, यह है समवर्ती सूची, ठीक है। क्या है? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में कानून बनाने का जो अधिकार होता है बच्चों वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास होती है। लेकिन अगर एक ही विषय पर दोनों सरकारें कानून बनाती है तो केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने के बाद राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून स्वतः समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षा, वन और विवाह, ठीक है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न से किस व्यवस्था पर आधारित है? अन्य जाति समूहों से भेदभाव और अपने से अलग मानने की धारणा निम्न से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो कहोगे सर ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, ठीक है। चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं? समझिए, चुनाव लड़ने, सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट हुए लोगों के समूह को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बच्चों? तो राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल का क्या कार्य है? चुनाव लड़ना और चुनाव लड़कर के सत्ता प्राप्त करना। अगला, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? अब समझिए, सामान्यतः जो किसी देश का विकास होता है बच्चों वो किस आधार पर इसका निर्धारण किया जाता है? ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय, बिल्कुल प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? इसी को हम लोग औसत आय भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बच्चों? औसत आय कहते हैं, ठीक है, औसत आय कहते हैं। औसत आय कैसे निकालते हैं? तो कुल आय, किसी देश की जो कुल आय होती है, कुल आय बटे उस देश की जो कुल जनसंख्या होती है, कुल जनसंख्या, उसे डिवाइड करने पर जो आता है उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय या फिर औसत आय के नाम से जानते हैं। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वह देश अधिक मजबूत माना जाता है, यानी अधिक विकसित माना जाता है। चलिए अगला, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य नीति और उपयुक्त सभी। तो सामान्यतः जो किसी देश का विकास का जो आधार होता है तो प्रति व्यक्ति यह भी होता है, औसत साक्षरता दर भी होता है और लोगों की स्वस्थ स्थिति होता है, यानी उपयुक्त। तो यहाँ पे सभी हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? यानी जो कृषि क्षेत्र है बच्चों ये किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो अल्प बेरोजगारी पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकताओं दोहरे संयोग की जरूरत को समाप्त कर देती है? तो दोहरे संयोग की कौन होता है जो है समाप्त कर देता है?
कहोगे सर मुद्रा। अब मुद्रा के प्रचलन से पूर्व जो था बच्चों क्या था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली था। क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित था। आखिर ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था, तो इसमें क्या था, वस्तुओं का अदला बदला किया जाता था। ठीक है, यानी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तुओं को दिया जाता था। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा जो समस्या था बच्चों, ठीक है, वो था वस्तुओं का दोहरी संयोग। अब दोहरी संयोग का मतलब क्या समझिए, मान के लिए हमारे पास गेहूं है। ठीक है, हमारे पास क्या है, गेहूं, और हमें चावल की आवश्यकता है। ठीक है, हमें चावल की, अब दूसरे के पास चावल है लेकिन उसे गेहूं की आवश्यकता नहीं है और इस प्रकार से क्या होता था, वस्तुओं का आदान प्रदान नहीं हो पाता था। क्योंकि हमें जो वस्तुओं की ज़रूरत है, ठीक है, हमें जो वस्तुओं की ज़रूरत है वो दूसरे के पास होनी चाहिए और दूसरे को जो इस वस्तु की आवश्यकता होती थी वे हमारे पास होनी चाहिए। इसके बाद क्या होता था कि वस्तु विनिमय में मूल्य का जो निर्धारण करना होता था वो बहुत ही मुश्किल होता था। जैसे मान के चलिए हमको सोने की आवश्यकता है। क्या है, सोने की आवश्यकता है। हमारे पास चावल है। क्या है, चावल है। अब समझिए 1 ग्राम अगर मान के चलिए सोना लेना है तो हमें कितना चावल देना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा समस्या था। अगला, तो एक कुल 30 MCQ प्रश्न था बच्चों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग खंड बी के जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो सब्जेक्टिव प्रश्न के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है प्रश्न संख्या 31 से 38 तक लेकर के कुल प्रश्न कितना है, 31 से 38 तक प्रश्न है जो अति उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न जो है 2 अंक का है। इनमें से किन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। चलिए सबसे पहले आप लोग देखिए, कह रहे हैं कल्पनादर्श या यूटोपिया से आप क्या समझते हैं। तो बच्चों कल्पनादर्श या यूटोपिया से आप क्या समझते हैं, तो कल्पनादर्श ऐसे आदर्श समाज की कल्पना है जिसे वास्तविकता के धरातल पर लाना लगभग असंभव है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, तो यूटोपिया या कल्पनादर्श के नाम से जाना जाता है। अब समझिए यूटोपिया के प्रणेता कौन थे, तो फ्रेडरिक सरियू थे। ये भी याद रखिएगा, कौन थे बच्चों, तो फ्रेडरिक सरियू थे। चलिए एक बार इसको हम लोग अपने भाषा में समझते हैं। कल्पनादर्श या यूटोपिया क्या है, तो कल्पनादर्श या यूटोपिया एक ऐसी विचारधारा है, ऐसी कल्पना करना है जिनकी पूरा हो पाना संभव नहीं है। मतलब इसको कभी साकार नहीं हो सकता है, समझे। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कल्पनादर्श या फिर यूटोपिया के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न बच्चों, G77 क्या है, G77 क्या है। तो इससे आप क्या समझते, समझिए अल्प विकसित या विकासित देशों के संगठन को हम लोग क्या कहते हैं, G77 कहते हैं। सीधी भाषा में आप लोग याद रखिएगा कि G77 जो है विकासशील देशों का एक समूह है। क्या है, विकासशील देशों का एक समूह है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम लोग शॉर्ट में IMF कहते हैं तथा विश्व बैंक का लाभ विकसित और औद्योगिक देशों को ही हुआ और ऐसी परिस्थिति में विकासशील तथा अर्धविकसित देशों को एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग उठाई और अपने हितों को ध्यान में रखकर स्वयं को G77 समूह में संगठित किया। अब बात को समझिए बच्चों, ठीक है, क्या था, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में क्या था, ये दोनों की स्थापना हुआ था। ठीक है, इसमें का जो अधिकतम लाभ था वो विकसित देशों को ही मिला। किसको मिला, विकसित देशों को ही मिला। और जो विकासशील देश थे उन विकासशील देशों का इसका कोई लाभ नहीं मिला, जिस कारण से क्या हुआ, विकासशील देशों ने अपने एक समूह बनाया, जिस समूह को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, कहोगे सर G77 के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत की 2 प्रमुख पेय फसल कौन सी है, प्रत्येक फसल के प्रमुख उत्पादक राज्य का नाम लिखिए। तो भारत की 2 प्रमुख पेय फसल मतलब उसको पीने के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। तो पेय फसल में सबसे पहले चाय और कहवा। ठीक है, ये 2 प्रमुख है। ठीक है, अब चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, तो कहोगे सर चाय का सबसे अधिक प्रमुख जो उत्पादक राज्य है वो असम है। चाय का सबसे पहले आविष्कार कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा चीन में हुआ था। ठीक है, जबकि कहवा का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, तो कर्नाटक है। ठीक है, याद रखिएगा कर्नाटक। अगला कह रहा है भारत के 4 महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक राज्यों का नाम लिखें। किसका, तो कह रहा है भारत के 4 महत्वपूर्ण लौह अयस्क, ठीक है, लौह अयस्क उत्पादों का राज्य का नाम लिखिए। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गोवा। पितृ प्रधान से आप क्या समझते हैं, क्या है बच्चों, पितृ प्रधान से आप क्या समझते हैं, समझिए पितृ प्रधान से अभिप्राय समाज अथवा परिवार में पुरुषों और महिलाओं की अपेक्षा अधिक महत्व, शक्ति, अधिकार आदि प्रदान होना है।
समझिए पितृ प्रधान में क्या होता है, यानी इससे अब यह अभिप्राय है कि समाज अथवा परिवार में पुरुषों को, किसको, पुरुषों को महिलाओं की अपेक्षा अधिक महत्व, शक्ति और अधिकार आदि प्राप्त होता है। ठीक है। अगला, क्षेत्रीय दल से आप क्या समझते हैं? तो क्षेत्रीय दल किसी प्रांत या क्षेत्र के स्थानीय मुद्दों में ज़्यादा रुचि लेते हैं। इनका विस्तार एक या कुछ राज्यों तक सीमित होता है, जैसे तेलुगु देशम पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, ठीक है, JLKM, आजसू, ये सब क्या है? तो ये सब क्षेत्रीय दल है, जिनका जो क्षेत्रीय होता है वो किसी एक राज्य तक ही सीमित होता है। ठीक है। मुद्रा के कोई दो कार्य लिखे। देखिए बच्चों, मुद्रा के कोई दो कार्य, तो मुद्रा का प्रचलन सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो कहोगे सर चीन में हुआ था। ठीक है। तो मुद्रा के दो कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम है, मूल्य का मापक है। ठीक है। विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं? विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा व्यापार के लिए परिसंपत्तियों जैसे भूमि, भवन, मशीन तथा अन्य उपकरणों को खरीद में व्यय की गई मुद्रा को विदेशी निवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विदेशी निवेश कहा जाता है। विदेशी निवेश से देश की आय और रोजगार में वृद्धि होती है। ठीक है। चलिए अब खंड सी के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, जो कि 39 से लेकर के 46 तक है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के हैं। कह रहे बच्चों, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। किस घटना की बात कर रहा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि काफ़ी दर्दनाक घटना था बच्चों। ठीक है। इस घटना को जब भी कभी पढ़ोगे, जितने भी भारतीय, उनका हमेशा खून खोल उठता है। ठीक है। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड आखिर था क्या? तो बच्चों 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, कब? तो कहोगे सर 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव के लोग सालाना बैसाखी मेले में शिरकत करने के लिए जलियांवाले बाग के मैदान में जमा हुए थे। ठीक है। पहले जो सेंटेंस लिखा हुआ है बच्चों, उसको पहले समझाते हैं पुनः, फिर इसको हम लोग अपने भाषा में समझेंगे। लोग सरकार द्वारा लागू किए दमनकारी कानून रोलेक्ट एक्ट का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए थे। यह मैदान चारों तरफ से क्या था? बंद था। शहर से बाहर होने के कारण लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा। उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए और उसके बाद सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे काफ़ी लोग मर गए। आप समझिए बच्चों इसमें क्या हुआ था। देखिए जलियांवाला क्या है? तो जलियांवाला बाग अमृतसर, ठीक है, पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में एक मैदान है। ठीक है बच्चों, आप समझिए। तो जलियांवाला बाग जो है पंजाब के अमृतसर में एक मैदान है, जहाँ पे बैसाखी के दिन मेला लगा था। क्या था? मेला था। वहीं पे लोग शिरकत करने के लिए पहुँचे हुए थे। अब उसी समय एक कानून पारित हुआ था, जिसको हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट के तहत क्या होता था? ठीक है, किसी भी भारतीयों को शंका के आधार पर अरेस्ट कर लेता था और उस पर 2 साल की मुकदमा चलाया जाता था। ठीक है। और इसमें किसी भी प्रकार के दलील या अपील की व्यवस्था नहीं किया गया था। जैसे समझिए बच्चों, आज अगर हमको कोई अरेस्ट कर लेता है, तो अरेस्ट करते सबसे पहले हम लोग को ये अधिकार है कि अरेस्ट करने का कारण जानते हैं कि क्या अरेस्ट का वारंट है आपके पास, तो बताते हैं कि हाँ वारंट है हमारे पास आपके अरेस्ट के खिलाफ। ठीक है। ठीक है, अरेस्ट भी हमको कर लिया जाता है, तब भी हम क्या करते हैं कि अपने बचाव के लिए हम अपना वकील करते हैं ना। फिर क्या करता है कि वकील करने के बाद वहाँ पे जो जज साहब होता है दोनों को पक्षों को सुनता है, फिर जाके कोई फैसला सुनाता है। तो उस समय क्या करता था, किसी भी भारतीयों को शंका के आधार पर अरेस्ट कर लिया जाता था और अरेस्ट करने के बाद उसको अपने पक्ष से किसी भी प्रकार का दलील या अपील करने का अलाव नहीं था। ठीक है। तो ये घटना कब घटा था बच्चों? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। आप समझिए जो जलियांवाला बाग था वो शहर से काफ़ी दूर था। क्या था? शहर से काफ़ी दूर था बच्चों। ठीक है। अब क्या था कि शहर में जो था, ठीक है, शहर में जो था वो मार्शल लॉ लागू किया गया था। मार्शल लॉ के तहत क्या था कि एक जगह पे 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं हो सकते थे। जबकि यहाँ पे जो जलियांवाला बाग का जो मैदान था वो रोलेक्ट एक्ट के विरोध करने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक
ठीक है। अब इसी का फायदा उठाते हुए जनरल डायर जो है उस सभा में पहुंचे और वहां का जो दरवाज़ा था उस दरवाजे को बंद कर दिया गया और उन पर निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया गया था। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि काफ़ी लोग मर गए थे। अब समझिए बच्चों, ये जो मैदान था, ठीक है, वहाँ पे जो सभा हो रही थी, ये जनरल डायर को पता नहीं था कि यहाँ पे सभाएं हो रही थी, लेकिन कहता है ना हर गांव में हर घर में एक गद्दार होता है। ठीक है, तो इसमें भी एक भारतीय गद्दार थे। कौन थे? एक भारतीय ही गद्दार थे जिसने जनरल डायर को गुप्त सूचना दी थी कि यहाँ पे सभाएं हो रही है। क्या हो रही है? सभाएं हो रही है, जिनकी सूचना पाकर जनरल डायर वहाँ पे पहुँचा था और इस निहत्थे भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि 1815 में संपन्न वियना सम्मेलन की मुख्य बातें क्या थी। देखिए बच्चों, कह रहा है 1815 की जो वियना संधि हुई थी उनकी प्रमुख बातें क्या थी। ठीक है, समझिए, उनकी प्रमुख बातें निम्नलिखित थी। उन राजतंत्र को फिर से बहाल किया जाए जो नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था, यानी उसमें यह कहा गया कि उन राजतंत्रों को फिर से बहाल कर दिया जाए जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। ठीक है, दूसरी बात, युद्धों को रोकने के लिए एक सर्वमान्य तथा सक्षम संविधान का निर्माण किया जाए। ठीक है, युद्धों को रोकने के लिए सर्वमान्य तथा एक सक्षम संविधान का निर्माण किया जाए। आप समझे बच्चों, सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध आप लोग को पता है, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो कहोगे सर प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में प्रारंभ होकर 1918 में समाप्त हुआ। कब हुआ? 1914 से 1918 तक समाप्त हुआ। जबकि द्वितीय जो विश्व युद्ध है वो कब लड़ा गया? तो याद रखिएगा 1939 में प्रारंभ हुआ और ये 1945 तक चला। कब तक चला? तो कहोगे सर 1945 तक चला। ठीक है, ये दोनों याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। चलिए अब समझिए इसको। तो युद्धों को रोकने के लिए एक सर्वमान्य तथा सक्षम संविधान का निर्माण किया जाए। पराजित राष्ट्र विजित राष्ट्रों को क्षतिपूर्ति दे और दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। यानी कहने का अर्थ है जो पराजित राष्ट्र होगा वो विजित राष्ट्र को क्षतिपूर्ति दे, यानी इस युद्ध में जो भी क्षति होगा, ठीक है, वो जो हारेगा वो जीतने वाले देश को इसकी भरपाई करेगा, तथा दास प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। अगला इसमें कहा गया कि फ्रांस में राजतंत्र की बहाली कर बुर्बो वंश का शासन सत्ता सौंप दी जाए। ठीक है, तो ये क्या थे? ये वियना सम्मेलन की कुछ प्रमुख बातें थी। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में पूछ रहा बच्चों आपसे कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? पहले विश्व युद्ध के समय, तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? तो कहोगे सर 1914 से 1918 तक। ठीक है, अब समझिए इस समय जो था तो भारत का जो औद्योगिक उत्पादन था वो क्यों बढ़ा? इसके कई कारण थे बच्चों। सबसे पहले देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका सारा ध्यान अपने बचाव में लग गया। यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, ठीक है, तो पूरा देश जो है बच्चों वो दो खेमों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धोरी राष्ट्र। तो इसमें ब्रिटेन जो थे इस प्रकार से युद्ध में उलझ गया था कि वे अपना सारा ध्यान अपने बचाव में ही लगा दिया, जिस कारण से जो था वो जो माल था उन माल को निर्यात ना कर सका। ठीक है, जिसके कारण भारत के जो उद्योग थे उनको पनपने का एक अच्छा अवसर मिल गया। ठीक है, दूसरा कह रहे इंग्लैंड के सभी कारखाने जो है निर्यात की विभिन्न चीज़ों की वजह सैनिक सामग्री के निर्माण में लग गए। अब जब विश्व युद्ध चल रहा था बच्चों, तो विश्व युद्ध में हम लोग को पता है कि काफ़ी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो इंग्लैंड के जितने भी कारखाने थे उन सब में जो सैनिक की चीज़ों थी, युद्ध से संबंधित जो चीज़ें थी उनको बनाने में व्यस्त हो गए, जिनके कारण जो जनता के लिए आवश्यक सामान्य थी, जो आवश्यक सामग्रियाँ थी, उनका निर्माण नहीं कर पाए, जिस कारण से भारतीयों को एक विशाल देसी बाजार मिला। अगला, देसी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योगों को भी सरकार द्वारा फौज की वर्दियों, बूट आदि बनाने के काम मिल गया, जिससे भारतीय उद्योग भी और प्रगति करते गए। अब समझिए जब युद्ध हुआ तो उसमें सैनिकों के लिए जो आवश्यक जो कपड़े होते हैं, ठीक है, जो जूते होते हैं, इनको बनाने का काम जो है भारतीय उद्योगों को दे दिया गया। किसको दिया? भारतीय उद्योगों को दिया, जिससे भारतीय उद्योगों को एक प्रगति करने का अवसर प्राप्त हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 17वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों एवं कारीगरों के काम करवाने लगे। इनके क्या कारण थे?
आप समझिए बच्चों, विभिन्न भागों में उपनिवेश की स्थापना के परिणाम स्वरूप चीज़ों की मांग बढ़ने लगी, जिसकी पूर्ति शहरों में उत्पादित वस्तुओं से नहीं की जा सकती थी। अतः व्यापारी जो थे गांवों की ओर मुड़े। चलिए दूसरा, शहरों में शासकों ने विभिन्न गिट्स को किसी खास वस्तु के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया था। यानी कहने का अर्थ है कि जो शहरों में शासकों ने क्या किया था, गिट्स को किसी खास वस्तु के उत्पादन और व्यापार का एक एकाधिकार प्रदान किया था। गिट्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे। यानी जो गिट्स थे, ठीक है, गिट्स से जुड़े जो उत्पादक थे वो कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे तथा उनका उत्पादों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए नए लोगों को आने से रोकते थे। अगला, ऐसी परिस्थितियों में चूंकि नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए गांवों की ओर बढ़े और गांव में कारखानों की स्थापना नहीं हुई थी। अतः गांवों में किसानों तथा कारीगरों को पैसा एवं प्रशिक्षण देकर बड़े पैमाने पर उत्पादन कराया जाता था। अगला कह रहा है समाप्ता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया। तो बच्चों हमने जस्ट अभी पहले बताया था ऑब्जेक्टिव में कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो नवीकरणीय किसे कहते हैं, अनवीकरणीय ये हमने बता दिया था। ठीक है, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब समझिए जैव विविधता क्या है, जैव विविधता मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के प्राणी, वन्यजीव, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इन सब में अनेक प्रकार की जैविक और संरचना विभिन्नता पाई जाती है, जिसको हम लोग जैव विविधता कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। अब विभिन्न प्रकार के प्राणी और पेड़ पौधे आदि मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जो सभी एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और एक दूसरे के लिए ही उपयोगी है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैव विविधता प्रकृति और पर्यावरण के संतुलन बनाए रखता है, जो मानव जीवन के लिए काफ़ी आवश्यक है। ठीक है, अगला देखिए, रेल परिवहन के गुण एवं दोष को बताएं। ठीक है, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, ये सब काफ़ी बार पूछा जा रहा है। तो रेल परिवहन के गुणों को बताना है। तो रेल परिवहन के सबसे पहले हम लोग गुण देख लेंगे। सबसे पहला जो इसका विशेषता है, रेल परिवहन द्वारा भारी मात्रा में यात्री और सामान ढोए जाते हैं, पहला। दूसरा, रेल परिवहन उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण ढंग से सहायक होते हैं। दूसरा, लंबी दूरी तय करने के लिए रेल परिवहन एक उत्तम साधन माना जाता है। अब इनके दोष क्या है बच्चों, थोड़ा इसको देख लीजिए। ठीक है, इनके दोष क्या है, तो यह सभी स्थानों पर नहीं बनाया जा सकता। बिल्कुल, अब कहिएगा सर रेल जो है पहाड़ियों में या तो फिर अन्य क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में, वहाँ बनाना संभव नहीं है। इससे यात्रियों एवं वस्तुओं को घर तक नहीं पहुँचाया जा सकता है। अब रेल जो होता है, आप लोग देखे होंगे, रेल से सफ़र करने के लिए हमको बसों के द्वारा उनके जो स्टेशन होते हैं वहाँ तक जाना पड़ता है। अगर रेल से आप सोच रहे हैं कि हम घर के पास ही उतरेंगे तो सभी घरों तक पहुँचाया जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बात, जो रेल परिवहन होता है बच्चों, ठीक है, इसमें काफ़ी ज़मीन की बर्बादी होती है, जो कृषि योग्य होते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो रेल परिवहन होता है ये अधिक महंगे होते हैं। जो सड़क परिवहन होते हैं उससे ये उसकी तुलना में महंगे होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इसकी तुलना में ये महंगे होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य क्या है। देखिए, राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य क्या है बच्चों, तो सबसे पहला सत्ता प्राप्त करने के लिए, ठीक है, या तो फिर सत्ता में भागीदारी के लिए चुनाव लड़ना। दूसरा, अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखना। मतलब आप लोग देखे होंगे बच्चों, जब चुनाव होता होगा ना, तो जो राजनीतिक दल होते हैं वो अपने अपने कार्यक्रम के द्वारा अपने अपने जो नीति होता है वो रखते हैं। यानी कि जनता से कई वादे करते हैं, हम जीत गएंगे तो आप लोग को 2500 का मैया योजना दे देंगे, अबर का देगा बप्पा योजना दे देंगे। ठीक है, इसके बाद कहेगा कि नहीं, हम हर घर को नौकरी दे देंगे। ठीक है, तो हम कर देंगे, तो 1932 का खतियान लागू कर देंगे, तो ये कर देंगे। कई प्रकार के वादे करते हैं। तो सरकार क्या करती है, ठीक है, राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए अपनी जो नीतियाँ होती हैं उनको मतदाता के सामने रखता है। ठीक है, और आजकल की जो जनता है बच्चों, ये भी काफ़ी अपने अधिकार को बेच दे रही है मात्र कुछ पैसों के लिए। ठीक है, मात्र कुछ पैसों के लिए जो है अपने मतों का सही उपयोग नहीं कर पाता है और बेच देता है। ठीक है, परिणाम ये होता है कि आज हमारा देश की बात करिए चाहे राज्य की बात करिए, सही से विकास नहीं हो पा रहा है और भ्रष्टाचार से एकदम लुप्त है। ठीक है, लिप्त है। तीसरा,
कह रहे कानून निर्माण में राजनीतिक दल के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कानून निर्माण में राजनीतिक दल के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब समझिए, जो विधायक जीत के जाता है विधानसभा में, वो यहाँ पे राज्य स्तर के जितने भी कानून बनते हैं उसमें भागीदारी निभाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो सांसद होते हैं, ठीक है, जो सांसद होते हैं, ठीक है, जो लोकसभा चुनाव में जीत करके जाते हैं, तो वहाँ पे जो संसद भवन होते हैं, संसद भवन, वहाँ पे कानून का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं। अगला, सरकार निर्माण करके अपनी नीतियां और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। यानी जो राजनीतिक दल होते हैं, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है वो अपनी सरकार बनाती है, और सरकार बनाने के पश्चात वह अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। विपक्ष के रूप में सरकार की आलोचना करना तथा दबाव बनाना। अब समझिए, राजनीतिक दल में जिस दल का बहुमत प्राप्त होता है वो दल सरकार बनाती है, लेकिन जिस दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, विपक्ष में रहता है, और विपक्ष में रहने के बाद ये क्या करते हैं, सरकार की जो नीतियाँ होती है उनको आलोचना करती है, जिस कारण से क्या होती है कि सरकार कोई गलत फैसला लाने से पहले सोचती है और गलत फैसला खासकर नहीं ले पाती है। ठीक है, अगर कोई गलत फैसला ले भी लेती है तो जो विपक्ष होते हैं और जो दबाव समूह होते हैं उन पर दबाव डालता है, और जनता के बीच उनके जो सोच और जो नीतियाँ होती हैं उनको रखते हैं, जिन कारण से सरकार को गलत फैसले लेने से रोकता है। अगला प्रश्न बच्चों आपके पास में कह रहा है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है। यानी हमें भारत में ऋण के जो औपचारिक स्रोत है उनको बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है। ठीक है, इसके निम्नलिखित कारण है। ठीक है, सबसे पहला, औपचारिक स्रोतों से मिलने वाला ऋण अनौपचारिक स्रोतों से मिलने वाले ऋण की अपेक्षा में सस्ता होता है, क्योंकि इस पर कम दर से ब्याज लगाई जाती है। यानी औपचारिक स्रोत से जो मिलने वाला ऋण है बच्चों, अनौपचारिक स्रोतों से मिलने वाले ऋण की अपेक्षा सस्ता होती है। ठीक है, जिससे बैंकों वगैरह से जो हमें ऋण मिलता है वो अन्य जो व्यक्तियों से हम लोग जो ऋण लेते हैं उनकी अपेक्षा में ये क्या होता है, तो ये सस्ता होता है। जैसे बैंकों में जो होता है वो वार्षिक ब्याज लगता है। क्या लगता है? वार्षिक ब्याज। मान के चलिए अगर वार्षिक ब्याज 10% लग रहा है तो एक वर्ष में 10% लग रहा है। ठीक है, यानी कि एक महीने में अगर बात करें तो 1% से भी कम लग रहा है। लेकिन अगर हम गाँव देहातों में लेते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे 5%, 3% या तो फिर 10% मासिक लगता है। अगर मासिक को जोड़ा जाए वार्षिक में तो कितना हो जाएगा? 3%। अगर मासिक की बात करें तो यहाँ पे 12 या 36% इसका वार्षिक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो कि काफ़ी महंगा होता है। दूसरा, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को औपचारिक स्रोत से ऋण मिलने से उनकी आय बढ़ेगी तथा बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे। ठीक है, ये इसका दूसरा था। तीसरा, देश के विकास के दृष्टिकोण से सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज आवश्यक है। चौथा, औपचारिक स्रोतों से दिए गए ऋणों का पर्याप्त लेखा जोखा रखा जाता है, जिससे कर्ज लेने वाला बेवजह परेशानी में नहीं पड़ता है। पाँचवा, औपचारिक स्रोतों पर ब्याज दर पूरे देश के लिए एक समान होती है, इससे यह ऋण सभी लोगों को प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बच्चों जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? ठीक है, आप समझिए बच्चों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा। इसका जो मेन मकसद था वो भारतीयों में जो राष्ट्रवादी विचारधारा पनप रहे थे, जो अखबारों के द्वारा भारतीयों को जागरूक किया जा रहा था, उनको दबाना था। क्या था? दबाना था। इनके तहत जो अखबार थे उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। उनका कहना था कि अगर किसी प्रकार से भारतीयों को तो जनता को भड़काने का कार्य किया तो सबसे पहले उसको चेतावनी दिया जाएगा, और अगर नहीं माने तो इस अखबार को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, समझेंगे, इसको थोड़ा समझते हैं। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है बच्चों कब प्रकाशित किया गया था, पारित किया था? तो 1878 ईस्वी में। दूसरा, इसके द्वारा अंग्रेज भारतीय प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगाना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? तो भारतीय प्रेस की आज़ादी पर अंकुश लगाना चाहते थे। यह एक्ट अंग्रेजों द्वारा भारतीय प्रेस पर लगाए गए नियंत्रणों में सर्वाधिक प्रमुख और महत्वपूर्ण था। इस कानून के द्वारा सरकार को किसी भी खबर और संपादकीय को सेंसर करने का व्यापक अधिकार मिल गया था। चलिए अगला, सरकार ने विभिन्न प्रदेशों से छपने वाले भाषाई अखबारों पर कड़ी नज़र रखने की व्यवस्था किया। यानी ये कड़ी नज़र रख रहे थे कि कौन सा अखबार जो है हमारे खिलाफ समाचार छाप रहा है। ठीक है, चलिए
किसी आपत्तिजनक समाचार के प्रकाशन पर पहले अखबार को चेतावनी दी जाती थी तथा चेतावनी पर ध्यान नहीं देने पर अखबार तथा छपाई की मशीनें छीन ली जाती थी। यानी क्या, जिस समाचार पत्र पर ब्रिटिश सरकार को ऐसा लगता था कि ये हमारे खिलाफ जनता को भड़का रही है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता था, उसको चेतावनी दिया जाता था कि आप इस पे खबर को मत छापिए। अगर इस पर किसी प्रकार का मान के चलिए वो नज़रअंदाज किया जाता था तो क्या करते थे कि जो छपाई की मशीन होती थी, ठीक है, और जो अखबार होते थे उन पर कार्रवाई करते थे और उसको मशीनें जो थी उसको छीन लिया जाता था। ठीक है, अब प्रश्न बच्चों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो 5 मार्क्स के प्रश्न में पूछे जाते हैं। भारत में चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें तथा इनके उत्पादक राज्यों को लिखें। अब समझे बच्चों, चाय की बात करें, चाय क्या है, तो चाय एक पेय फसल है। क्या है, चाय जो है एक पेय फसल है। सुनिए, चाय की खेती के लिए जो अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां होती है वो निम्नलिखित है। सबसे पहले देखिए, चाय एक सदाबहार बागवानी फसल है। चाय जो है क्या है, एक बागवानी फसल है। इनके लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। और इनके लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होती है बच्चों, तो कहोगे गर्म तथा आर्द्र होती है। ठीक है, इनके लिए अधिक उपजाऊ जमीन की आवश्यकता होती है। यानी इनके लिए कैसी जमीन की आवश्यकता है, जिसमें उपजाऊ शक्ति, उर्वरा शक्ति अधिक हो। ठीक है, अगला, मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए नाइट्रोजन खादों की आवश्यकता पड़ती है। इनके लिए जो तापमान है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सब लिखो या ना लिखो। ठीक है, तापमान याद रखिएगा 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जबकि वर्षा जो है 125 से 750 सेंटीमीटर वर्षा। ठीक है, ये 750 एक नहीं होना चाहिए, 125 से लगभग यहाँ 150 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, चाय के पौधों की जड़ों में पानी जमना खतरनाक होता है, अतः चाय की खेती 27 डिग्री सेल्सियस दक्षिण से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। ठीक है, यह एक श्रम प्रधान फसल है क्योंकि चाय की पत्तियों को हाथों से तोड़ा जाता है। यानी जो चाय की पत्तियां बच्चों, इसको नहीं कहोगे कि हम मशीनों से इसको तोड़ लेंगे, यानी इनकी जो पत्तियां हैं उनको हाथों से तोड़ा जाता है। ठीक है, अब चाय के जो उत्पादक हैं वो सबसे प्रथम में आप लोग याद रखिएगा असम। ठीक है, इसके बाद कौन है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके बाद जलपाईगुड़ी, ये पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु, केरल, ये सब क्या है, तो चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है।